देखो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले बेटा ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये 1932 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। यानी जो हमारा आईसीए था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बेटा 3 पार्ट्स थे। एक तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही था, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और तीसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 1930 में हमने 2 लॉ को सेपरेट कर दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हमने अलग लॉ बना दिया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का हमने अलग लॉ बना दिया। तो 1930 से पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। लेकिन आज के दिन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका एक सेपरेट लॉ है और जो किससे गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। क्लियर हुआ इतना? तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने यही लिखा है कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है पहले किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1930 में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को क्या किया? अलग किया। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इफेक्ट में कब आया? 1 अक्टूबर 1932 को ये इफेक्ट में आया। कब इफेक्ट में आया? 1 अक्टूबर 1932 को ये इफेक्ट में आया। कब इफेक्ट में आया? 1 अक्टूबर 1932 को ये क्या आया बेटा? इफेक्ट में आया। करेक्ट है। अच्छा, इसका एक सेक्शन याद रखना। इसका एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर 69। ये 1 अक्टूबर 1933 को इफेक्ट में आया। 1 अक्टूबर 1933 को इफेक्ट में आया। बाकी सारे सेक्शंस कब इफेक्ट में आए? 1 अक्टूबर 1932 को। पीडीएफ भेजा है मैंने ग्रुप में भेजा है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बेटा ज्यादा सेक्शन नहीं है, 8 चैप्टर्स हैं और 74 सेक्शन है। 8 चैप्टर है और 74 सेक्शन है। अब जरा इन सेक्शन नंबर 69 को देखो बेटा। सेक्शन नंबर जो 69 है ना, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट का सेक्शन है। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अगर किसी एनी अदर एक्ट के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो हमेशा किसकी सुननी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो सेक्शन नंबर 69 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का किसी दूसरे एक्ट के साथ अगर कलेश हुआ तो सुननी किसकी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। क्लियर है? तो ये था आपका बेटा बैकग्राउंड। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। आज के दिन हम ये बात डिस्कस भी नहीं कर सकते कि होल ऑफ इंडिया है या एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जितनी भी इंडियन लॉज है अब वो सब किसके ऊपर अप्लाई होगा? JNK के ऊपर अप्लाई होगा। बैकग्राउंड क्लियर हुआ? चलो फटाफट पहले यहां पे रिपीट करो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रायर टू 1932 किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। 1930 में हमने इसको अलग किया। 1930 में हमने क्या किया? इसको अलग किया और एक अलग से लॉ हमने पास आउट किया। कौन सा लॉ बनाया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 8 और सेक्शन कितने हैं? 74। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो कब पिक्चर में आया बेटा? 1 अक्टूबर 1932 को। और ये इसका सेक्शन नंबर 69 कब इफेक्ट में आया? 1 अक्टूबर 1933 को। क्लियर? चलिए अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 4 में। सबको बेटा पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ ओपन करना। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? ध्यान से जरा उस डेफिनेशन को देखो, क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। अब यहां पे पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब 2 कंपनी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकता है और एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में भी क्या हो सकता है? पार्टनरशिप हो सकता है। तो पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है। किसके बीच में? पर्सन के बीच में। किस टाइप का रिलेशन है? तो उन्होंने एग्री किया है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जिन्होंने वादा किया है कि हम अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे? बांटेंगे। ध्यान से सुनना,
प्रॉफिट को बांटने का मतलब क्या है बेटा, इनका जो रेशियो होगा पार्टनरशिप में, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ये इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल। जनरली इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा बेटा, इक्वल। समझ में आ गया? तो देखो दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, पर्सन के बीच में। किस टाइप का रिलेशन है कि वो लोग शेयर करेंगे क्या, प्रॉफिट को। किस चीज के प्रॉफिट को, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। किस चीज का प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस का। उस बिजनेस को या तो वो सारे पार्टनर मिलकर चला रहे हैं या उन पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई भी एक चला रहा है। ध्यान से, जो भी चला रहा है वो आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोगों ने अगर पार्टनरशिप खोला है तो या तो हम सब मिलकर चलाएंगे या हम में से ही कोई एक चलाएगा। समझ में आया? तो पूरा डेफिनेशन क्या बना पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? उसके नीचे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है 239 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमारे काम की चीज नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब जरा डेफिनेशंस को दोबारा से बेटा आरएनडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशन होना चाहिए, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। सर कितने पर्सन, तो लॉ मेकर ने बोला कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, किसमें, पार्टनरशिप में। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, फीचर्स। हम एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं, किसका, पार्टनरशिप का। पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि 2 या उससे ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा क्या होने चाहिए, पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन तो होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर आपने एग्रीमेंट रिटन बनाया तो ही हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ पार्टनरशिप डीड। याद रहेगा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर हमने एग्रीमेंट रिटन बनाया तो ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बिजनेस। पार्टनरशिप का थर्ड फीचर क्या है बेटा, बिजनेस। बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस का होना क्या है बेटा, बहुत ही जरूरी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब है जब आप प्रॉफिट शेयरिंग के लिए काम करते हो, जब आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस। किसी भी टाइप का ट्रेड, किसी भी टाइप का ऑक्यूपेशन, किसी भी टाइप का प्रोफेशन जहां पे प्रॉफिट मोटिव है वो क्या कहलाता है, आपका बिजनेस। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने और अमन ने मिलके एक फ्लैट परचेज किया और उस फ्लैट को हम किराए पे लगाते हैं और उस जो भी रेंट आता है आपस में हम शेयर कर रहे हैं। क्या ये बिजनेस है? बोला नहीं, ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। याद रहेगा हमने क्या बोला कि हम दोनों ने मिलकर फ्लैट परचेज किया और फ्लैट का रेंट आपस में शेयर कर रहे, इट इज नॉट अ बिजनेस। मान लो हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस बनाया, मान लो हम दोनों ने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन हम दोनों ने वो रेस्टोरेंट किसी को चलाने के लिए दे दिया और जो भी प्रॉफिट आता है उसका हम दोनों आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो बोला ये भी बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उस बिजनेस को क्या पार्टनर चला रहा था? नहीं, पार्टनर के बिहाफ पे कोई और चला रहा है। तो बोला ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। याद रहेगा? तो हमने क्या बोला, बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बिजनेस। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ग्रुप में आप हो ना, लॉ वाले ग्रुप में? yes, मैं पीडीएफ भेजा है मैंने। फोर्थ है बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो बोला जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको आपस में बांटेंगे और मैंने बांटने का तरीका बताया, एग्रीमेंट में लिखा होगा।
एग्रीमेंट में लिखा होगा, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो इक्वल होगा। एग्रीमेंट में शेयरिंग रेशियो लिखा होगा और अगर नहीं लिखा हुआ है तो शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन क्या एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ पार्टनरशिप? बोला नो, एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप का चौथा फीचर क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बट एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब कौन कौन सी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप के डेफिनेशन में नहीं आएगा, सुनो। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता है। डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता है। देखा जाए डायरेक्टर भी प्रॉफिट को शेयर कर रहा है, लेकिन क्या वो पार्टनर है? बोला नहीं, वो पार्टनर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। समझ में आया? ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस बेटा, मान लो मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, अब उस बिजनेस को चलाने के लिए मैंने किसी और को अपॉइंट किया और बोला जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा। मैं उसको कोई सैलरी वगैरह नहीं दे रहा हूं, सीधा क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट का 10% तुम्हारा। तो क्या वो मेरा पार्टनर है? नहीं। तो बोला एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है, मैं एक्सपायर कर गया या मेरी स्पाउस को या मेरे बच्चों को अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा हिस्सा प्रॉफिट उनको मिल रहा है, तो क्या वो पार्टनर बन गए? लॉ मेकर ने बोला नो। तो लॉ मेकर सेज दैट एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने और अमन ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा और फ्लैट का जो भी रेंट आ रहा है वो रेंट आपस में हम बांट रहे हैं, क्या ये बिजनेस है? लॉ मेकर ने बोला नो, ना तो ये बिजनेस है और ना ही ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कब होता है? जब बिजनेस से कोई प्रॉफिट अराइज हो। आ रही है बातें समझ में? देखिए आपके नोट्स में मैंने सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पेज नंबर 109 पे है बेटा हम। And there would be no partnership where only one of the partner is entitled to whole of the profit of a business। अगर एक ही पर्सन पूरा का पूरा प्रॉफिट लेगा तो क्या ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन में आएगा? बोला नहीं। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 या उससे ज्यादा। क्लियर है? चलो पहला पॉइंट देखो बेटा, डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है, it may be noted that sharing of profit is the most essential element of a partnership, but it does not mean sharing of losses as well। ध्यान सुनना, लॉ में लिखा हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या हम शेयरिंग ऑफ लॉस की बात करेंगे? नहीं, शेयरिंग ऑफ लॉस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉ में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अपन को सिर्फ क्या शेयर करना है? प्रॉफिट। लॉस के हम शेयरिंग की बात नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? बेटा ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, देखो आप उस ग्रुप में हो ना, नया जो लॉ का ग्रुप बना है उसमें देखो एक पीडीएफ भेजा है। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे फर्दर बी नोटेड दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है बेटा? प्राइमा फेसी एविडेंस है, लेकिन कंक्लूसिव का मतलब ये होता है, ये हम नहीं बोलेंगे एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ पार्टनरशिप, इसलिए उसको क्या नहीं बोला गया? कंक्लूसिव एविडेंस नहीं बोला गया, इसलिए हमने उसको क्या नहीं बोला? कंक्लूसिव एविडेंस नहीं बोला। ठीक है, अब कौन कौन सी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सेप्शन के तौर पे लिखा हुआ है। एक केस हुआ था बेटा, एक केस का नाम याद रखना बहुत अच्छे से, जॉन कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स वर्सेस हिकमैन, केस का नाम दिख रहा? कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसी केस में ये बोला गया था एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। कौन से केस में बोला गया था? कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में। क्लियर है? देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी शेयरिंग द प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्निंग अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी डू नॉट बिकम अ पार्टनर। अब एग्जांपल दिया था, मैंने और अमन ने रेंट शेयर कर रहे हैं, तो क्या बोला? इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा, कॉक्स वर्सेस हिकमैन की केस की वजह से बताओ कौन से एक्सेप्शंस आए हैं जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। करेक्ट है? सेकेंड पॉइंट देखो, वेयर अ पर्सन हैज लेंट मनी टू द पर्सन। ध्यान सुनो, मान लो अमन अपना एक बिजनेस ओपन कर रहा है। अमन अपना एक क्या ओपन कर रहा है बेटा? बिजनेस। अमन ने बोला अमित सर कुछ पैसे चाहिए, मैंने अमन को पैसे दिए
और अमन को क्या बोला कि जो पैसे मैं तुझे बिजनेस चलाने के लिए दे रहा हूं, तेरा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मेरा, तो क्या मैं उसका पार्टनर बन गया? लॉ मेकर ने बोला नो। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुडविल का क्या ले रहा हूं? रिटर्न। ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर है? थर्ड देखो क्या लिखा है, वेयर अ सर्वेंट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया और मैंने अपने सर्वेंट को उस बिजनेस का इंचार्ज बना दिया और क्या बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा। तो बोला ये वाला भी प्रॉफिट क्या नहीं कहलाएगा? पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्लियर है? पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या देखना है आपको? बिजनेस। और बिजनेस कैसे पता चलेगा? जब वो सारे पार्टनर खुद मिलकर चला रहे हैं या उसके बिहाफ पे कोई एक चला रहा है, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं किसी पार्टनरशिप का पार्टनर हूं, मैं एक्सपायर कर गया तो मेरा प्रॉफिट जो है किसको मिल रहा है? मेरी स्पाउस को या फिर मेरे बच्चों को। तो क्या वो पार्टनर कहलाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है? एग्जाम में कैसे जज करोगे कि पार्टनरशिप है? सबसे पहले देखना एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए और तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही क्या होगा बेटा? पार्टनरशिप। अगर मान लो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, एग्रीमेंट भी है, लेकिन बिजनेस नहीं है, अगेन पार्टनरशिप नहीं है। मतलब तीन कंडीशन तो पक्का सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन कौन से? बोलो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस और एग्रीमेंट। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होगा तभी क्या कहलाएगा बेटा? वो पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। करेक्ट है? एंड लास्ट लिखा हुआ है व्हेन ए पर्सन हैज सोल्ड हिज बिजनेस अलोंग विथ हिज गुडविल। कभी कभी क्या होता है बेटा, मैंने अपना बिजनेस क्या कर दिया? सेल कर दिया और उसका गुडविल का पैसा ले रहा हूं, तो क्या वो बिजनेस है? लॉ मेकर ने बोला नो, वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। याद रहेगा? दिस क्वेश्चन इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। कौन सा केस बोला मैंने? कॉक्स वर्सेस हिकमैन की वजह से जो एक्सेप्शन आया कि एवरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब आ जाओ बेटा ध्यान से। हमने अभी तक 4 फीचर पढ़ लिए। कौन कौन से फीचर पढ़े बताओ? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। पढ़ लिए। 5वां फीचर है बेटा पार्टनरशिप का कि बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझना इस वर्ड को। मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में ये 4 पार्टनर हैं, उस बिजनेस को ये चारों पार्टनर मिलकर चलाएंगे या चारों के बिहाफ पे कोई भी एक पार्टनर चला सकता है। ठीक है? अब समझना मैंने क्या बोला। उस बिजनेस को ये चारों चलाएंगे या चारों के बिहाफ पे कोई भी एक पार्टनर। मान लो ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर हैं और बिजनेस को मैनेज ओनली डी कर रहा है। ठीक है? बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है? ओनली डी। तो लॉ मेकर पता है क्या बोल रहा है? डी जो है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा? तो लॉ मेकर सेज दैट कि पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का। कहने का मतलब क्या? मान लो इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है ए बी सी डी फर्म, ऐसा नाम है। करेक्ट है? तो ये सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं एजेंट ऑफ दिस एबीसीडी फर्म का क्या है? वो एजेंट। और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट है। तो आपको अगर पूछा जाए कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल एंड एजेंट का। तो सारे के सारे पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ फर्म एंड वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर। तो अब मान लो कि ए बी सी डी जो पार्टनर्स हैं उसमें से ओनली बिजनेस को चला रहा है डी। कौन चला रहा है बिजनेस को? ओनली डी। तो क्या डी के गलत हरकतों की वजह से क्या ए बी सी लाइबल होंगे? तो लॉ मेकर ने बोला यस, ए बी सी क्या होगा? लाइबल होगा। डी की गलत हरकतों की वजह से ए बी सी क्या होगा? लाइबल। क्यों? क्योंकि ऑल आर इन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है? अब यहीं पे एक बात समझाता हूं जो मैंने आगे लिखा हुआ है नोट्स में। सर क्या पार्टनरशिप फर्म लॉ की नजर में इसका स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप फर्म का लॉ की नजर में स्टेटस क्या है?
क्या ये पर्सन है? लॉ मेकर ने बोला नो, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। देखो लॉ की नजर में पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से काम नहीं करता है। वो किसके नाम से काम करता है? पार्टनर्स के नाम से। समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई वजूद नहीं है। इसी वजह से हमने क्या बोला? पार्टनर्स आर नॉट अ लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म आर नॉट अ लीगल एंटिटी, वेयर एज इंडिविजुअल पार्टनर्स इज अ लीगल एंटिटी। ए की लीगल एंटिटी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की है, लेकिन ABCD फर्म की नहीं है। अब एक सवाल सुनना, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म 1 है, एक पार्टनरशिप फर्म 1 है और एक पार्टनरशिप फर्म 2 है। क्या इन दोनों मिलके एक साथ बिजनेस कर सकते हैं? क्या पार्टनरशिप फर्म, मान लो एक ये पार्टनरशिप फर्म इसके साथ चली गई, क्या ऐसा पॉसिबल है? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये पर्सन है और ना तो ये पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ए और इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बी, क्या ए और बी मिलकर बिजनेस कर सकता है? बोला यस, ए और बी मिलकर बिजनेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए की अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है और बी की अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन ये दोनों जो फर्म है इनका कोई वजूद नहीं है। समझ में आया? अब आप सब ने, बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट सीख रखा होगा। सीख रखा है? पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होता है, यानी दो पार्टनरशिप फर्म मिलके काम करती है। कभी पूछा टीचर से पार्टनरशिप फर्म का मर्जर क्यों नहीं? पार्टनरशिप फर्म का मर्जर क्यों नहीं? अब मर्जर अमलगमेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को अक्वायर करेगी तो साथ में क्या अक्वायर होगा बेटा? एसेट। जैसे मर्जर का एग्जांपल अगर दूं तो वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन और आइडिया क्या हो गई? दोनों मर्ज हो गई। क्या दोनों की एंटिटी बरकरार है? यस, दोनों एक नए नाम से काम करे, VI के नाम से। पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, अभी दोनों मिलके एक साथ बिजनेस करें। मर्जर दो तरीके से होता है, जैसे मेरी कंपनी अमन के साथ मर्ज हो रही है और हम दोनों रहेंगे, दोनों की एंटिटी बरकरार रहेगी, मतलब कोई भी कंपनी बंद नहीं हुई है। और मान लो मेरी कंपनी बंद होने जा रही है और मेरी कंपनी मर्ज हो रही है किसके साथ? अमन के साथ। फॉर एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, सत्यम कंप्यूटर मर्ज हुई है बेटा किसके साथ? महिंद्रा के साथ। तो सत्यम कंप्यूटर का वजूद खत्म हो गया, अभी सिर्फ क्या है एंटिटी में मार्केट में? महिंद्रा। तो एक तो ऐसा भी मर्जर होता है जिसमें एक एंटिटी खत्म होगी, और एक मर्जर होता है जिसमें दोनों एंटिटी क्या होगी बेटा? बरकरार होगी। इसका मतलब कि जो शेयर होल्डर हैं अब उनको दो दो कंपनी के शेयर्स होंगे। अब मुझे बताओ, वोडाफोन के शेयर होल्डर को अपना शेयर था, आइडिया के शेयर होल्डर को अपना शेयर था, अब दोनों मिल गए, इसका मतलब क्या? एक शेयर होल्डर के पास दो दो शेयर्स हो गए, वोडाफोन के भी और आइडिया के भी। आ रही है बातें समझ में? पक्का। पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है बेटा? अमलगमेशन। क्यों? क्योंकि ये लीगल एंटिटी के फॉर्म में नहीं होती है। अमलगमेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस एसेट में इंटरेस्ट दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो आपसे किसी ने पूछा कि पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस क्या है मार्केट में, तो क्या बोलोगे? ये पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता है इन द आइज ऑफ लॉ। अब देखो आइज ऑफ लॉ, लॉ मेकर क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए पर्सन, लेकिन हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक महान आत्मा है, वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म इज ए पर्सन। वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन। क्यों? क्योंकि उनका सोचना भी सही है बेटा। अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं बोला होता तो लोग बिजनेस किस में करते? ओनली पार्टनरशिप फर्म में, और टैक्स बचा के चले जाते। आ रही है बातें समझ में या नहीं? इसलिए लॉ मेकर ने पार्टनरशिप फर्म से टैक्स वसूल करना है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म को किसकी डेफिनेशन में डाला? पर्सन की डेफिनेशन में। कहां? इनकम टैक्स में। कोई दिक्कत? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो सारी बातें समझ में आ गई। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के असेट में इंटरेस्ट दिखाती है, यह बेटा पांचवा पॉइंट। क्लियर हो गया? फिफ्थ पॉइंट। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, देखो सिक्स्थ पॉइंट। बेटा वहां पे नंबरिंग गलत हो गया, 1 और 2 लिख दिया है। सिक्स्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्लियर है? उसके बाद अनलिमिटेड कहां तक? अप टू पर्सनल प्रॉपर्टी। अप टू पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर है? नेक्स्ट, अटमोस्ट गुड फेथ।
पार्टनरशिप बेटा तभी रन कर पाएगा जब उसमें गुड फेथ होना चाहिए, मतलब आप बैड इंटेंशन से कोई बिजनेस नहीं करोगे। कैसे करोगे बिजनेस बेटा? गुड इंटेंशन, हम इसको क्या बोलेंगे? इट्स अ गुड फेथ। अच्छा, गुड फेथ कैसे पता चलता है गुड फेथ है? सामने वाले का गुड फेथ होना चाहिए, मेरा। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो गुड फेथ किसका होना चाहिए? बोला दोनों का। लेकिन मान लो मैं अगर बैड इंटेंशन में हूं, सामने वाला इंसान गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है, तो लायबिलिटी किसके ऊपर अराइज होगी? मेरे ऊपर, ना कि उसके ऊपर, क्योंकि उसका गुड फेथ है और मेरा बैड इंटेंशन है। याद रहेगा? चलिए फटाफट से सारे फीचर्स को रिवाइज करो। पहला फीचर क्या था पार्टनरशिप का? टू पार्टनर्स, यानी मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। दूसरा फीचर क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा फीचर बेटा क्या था? बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। चौथा फीचर क्या था? प्रॉफिट। पांचवा फीचर क्या था? बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और छठा फीचर क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लास्ट फीचर क्या है बेटा? एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। आप मुझे बताओ, अनलिमिटेड लायबिलिटी फीचर है या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक है ना, लेकिन फिर भी इसको हम किस में काउंट करते हैं? फीचर्स में काउंट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब नेक्स्ट उसी पेज पे देखो बेटा, 111 पेज पे क्या लिखा हुआ है? एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनर। अभी समझाया था, वन पार्टनर जो है वो एजेंट है दूसरे पार्टनर का। एक पार्टनर क्या है बेटा? एजेंट है। किसका? दूसरे पार्टनर का। एक पार्टनर क्या है? एजेंट है दूसरे पार्टनर का। अभी क्या बताया था? वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर, और पूरे के पूरे पार्टनर्स इज द एजेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। याद रहेगा? वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर, और पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है वो क्या है? एजेंट है किसके? पार्टनरशिप फर्म के। क्लियर है? चलिए अब बात करते बेटा 3 बातों की। एक बात बताओ, और ऐसे समझो, मान लो ABCD और एक फर्म है ABC एसोसिएट्स, ठीक है। A, B and C क्या है बेटा? एसोसिएट्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फर्म है और इसके A, B और C और D क्या है? पार्टनर्स, ठीक है। तो फर्म का नाम किसके नाम पे होगा? पार्टनर्स के नाम पे। मे बी और मे नॉट, मे बी और मे नॉट, ठीक है। तो देखो, जिस नाम से बिजनेस किया जा रहा है वो होगा फर्म नेम, और जो लोगों ने पैसा लगाया है वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। समझ में आया? तो देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म, एंड फर्म नेम का मतलब क्या है, लिखा हुआ है। चलिए अब नीचे देखो, उसके लिखा हुआ है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। पार्टनरशिप फर्म लॉ की नजर में पर्सन नहीं है। लेकिन क्या 2 पार्टनरशिप मिलकर एक नई पार्टनरशिप बना सकता है? नो। लेकिन क्या 2 पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल पार्टनर नई पार्टनरशिप बना सकते हैं? बोला यस। 2 पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल पार्टनर मिलके नई पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। हु कैन बिकम अ पार्टनर, ठीक है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन बेटा इधर रखना। हु कैन बिकम अ पार्टनर। तो देखो पार्टनरशिप एक्ट का ये टॉपिक क्या बोलता है कि जो लोग सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो पार्टनर ही बन सकता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो पार्टनर भी बन सकता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो बोला मेजर कर सकता है, ठीक है, साउंड माइंड का पर्सन कर सकता है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन कौन कर सकता है बेटा? मेजर कर सकता है, साउंड माइंड कर सकता है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
ओनली ये 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से 3 लोग? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जबकि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लॉ क्या बोलता है? जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही क्या बन पाएगा? पार्टनर। जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है वो क्या बन पाएगा? पार्टनर। ठीक है, अब इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट पर्सन के बारे में सीखेंगे कि वो लोग पार्टनर बन सकते हैं या नहीं, वो लोग पार्टनर बन सकते हैं या नहीं। चलिए, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं बेटा माइनर। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? माइनर की। देखो, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो लॉ मेकर ने बोला नो, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अब देखो मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस नजर आया? मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला? माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। अब मैं क्या बोल रहा हूं? माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर। दोनों में डिफरेंस है नहीं है? एक ही बोल रहा माइनर को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए पार्टनर, लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा? माइनर खुद से पार्टनर नहीं बन सकता। अब ध्यान से, सर अपॉइंट करने का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म है और मैं माइनर हूं, मैं अगर पार्टनरशिप फर्म में अपॉइंट किया जा सकता हूं? बोला यस। क्या मैं बन सकता हूं? बोला नो। अपॉइंट कैसे होगा? जब आप लोगों की सहमति होगी, मतलब सारे लोग हाँ में होनी चाहिए, तो मुझे एज अ पार्टनर अपॉइंट किया जाएगा ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉस। ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉस। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा एक स्टेटमेंट अगर बोला कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, तो क्या लिखोगे? सबसे पहला ऐसे नो और यस से आंसर बिल्कुल मत शुरू करना, सीधा वो काट के 0 ही देगा। क्यों? मान लो तुमने बोला नो, उसका आंसर है यस, बेड़ा गड़क है, यहीं पे बेड़ा गड़क है। उसके आगे वो कुछ नहीं देखना कि तुमने क्या लॉजिक लिखा है, क्या फैक्ट लिखा है, ऐसे लिखो। क्वेश्चन क्या था मेरा? कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट a person who is eligible for contract can become a partner. ठीक है, as per Indian Contract Act only 3 person are eligible for contract. इन 3 पर्सन के नाम बता दो। कौन? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। करेक्ट है? However, as per Indian Partnership Act, a minor cannot be appointed as a partner, sorry, minor cannot become a partner, whereas minor can be appointed as a partner only for profit with the consent of all partners. बताओ, क्या आपने लॉ मेकर को या एग्जामिनर को कोई दिक्कत वाली बात छोड़ी? पहले आपने लॉ समझाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी बताया, और फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है वो भी समझाया। 3 बातें लिख दी। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि सर फिर माइनर का हक क्या होगा उसके पार्टनरशिप फर्म में? पहला हक कि वो प्रॉफिट ले सकता है। क्या ले सकता है? प्रॉफिट। लॉस की शेयरिंग वो बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ क्या लेगा? वो प्रॉफिट। करेक्ट है। दूसरा राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। क्या देख सकता है? पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है। याद रहेगा, 2 बातें मैंने बोली, वो प्रॉफिट की डिमांड कर सकता है और पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। लेकिन ध्यान से, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा, जब वो माइनर क्या हो जाएगा बेटा? मेजर हो जाएगा, तो मेजर होने के 6 मंथ के अंदर अंदर में उसको चूज करना है कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। ठीक है, अब अगर उसका पार्टनरशिप कंटिन्यू हुआ मेजर बनने के बाद, तो ध्यान से, माइनर के टाइम पे जितने भी नुकसान हुए थे उसकी वजह से सबकी भरपाई अभी करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला भाई? माइनर लॉस का शेयर नहीं करता, लेकिन जब माइनर उस पार्टनरशिप फर्म का क्या बन जाएगा? पार्टनर, तो जितने भी लॉसेस एट द टाइम ऑफ माइनर उसने किए थे उन सारे लॉसेस की भरपाई अभी उसको करनी पड़ेगी। याद रहेगा पक्का? इतनी बातें पूरा लिख के आओगे तभी आपको 5 नंबर देना, अदरवाइज नहीं देगा। आ रही है बातें समझ में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये पहला पॉइंट, ओनली माइनर वाला। क्लियर हो गया सबको? चलो, सेकंड पॉइंट है कि सर क्या लीगल गार्डियन किसमें आता है? मतलब वो लीगल गार्डियन के थ्रू माइनर किसी चीज में इन्वॉल्व होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो लीगल गार्डियन के थ्रू इन्वॉल्व होगा। इसमें नहीं होगा ना? मतलब इसमें उसको अपॉइंट किया जा रहा ओनली फॉर प्रॉफिट, इसमें लीगल गार्डियन की जरूरत ही नहीं है। आजा बेटा, एलियन इनेमी। एलियन का मतलब फिरंगी। फिरंगी क्या कहलाता है बेटा? एलियन। तो क्या फिरंगी इनेमी, एक तो होता है फिरंगी फ्रेंड और एक होता है फिरंगी इनेमी।
फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हमारा फिरंगी फ्रेंड है और पाकिस्तान हमारा फिरंगी इनेमी है, करेक्ट है। तो फिरंगी इनेमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिरंगी फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है एलियन इनेमी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट आ दो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या अनसाउंड माइंड का बंदा पार्टनर बन सकता है? आंसर इज नो। साउंड माइंड का? अच्छा, वो ऐसा है जो लुनेटिक है, झटके आते हैं उसको अनसाउंडनेस की, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं, तो भी नहीं बन सकते जब तक वो प्रॉपर्ली साउंड माइंडेड में कन्वर्ट नहीं होता, तभी ही वो पार्टनर बन पाएगा। झटके आ रहे हैं उसको। अच्छा पहले ये बताओ, सकता है जो इंटरवल है वो नॉर्मल माइंड का रहता है, साउंड माइंड का रहता है। जब तक वो बेटा साउंड माइंड का है तब तक वो बन सकता है, और जैसे ही वो अनसाउंड का हो गया नहीं बन सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं याद है, भूल गए? जब तक वो साउंड माइंड का रहेगा तब तक वो बन सकता है, और जैसे ही वो अनसाउंड नहीं। पहले ये बताओ, एक होता है इडियट और एक होता है लुनेटिक, दोनों में डिफरेंस क्या? करेक्ट। ओ भैया, आजकल अपन लोग इडियट बोलते हैं। इडियट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो जन्म से पागल है, मॉर्निंग से ही पागल है, उसको बोला जाता है इडियट, ठीक है। अब देख तो अपन आजकल इडियट का मीनिंग किसी को नहीं पता, जिसको भी बोलते वो स्माइल ज़्यादा करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपने इडियट बोला, वो मुस्कुराना शुरू, लेकिन उसको नहीं पता कि वो आप बोल क्या रहे हो, उसको भाई जन्म से पागल है। और लुनेटिक होता है जो मूड स्विंग का इंसान होता है, मतलब अभी हाँ अभी ना। जैसे मान लो मैंने इसको अमन को पूछा, अमन मूवी देखने चलोगे? बोलता है सर ना। 5 मिनट बोलता है हाँ सर चलता हूँ ना। फिर 2 मिनट बाद सर एक काम करे कल चले क्या? फिर 5 मिनट सर एक काम करते हैं रात वाला सो चलते हैं, ठीक है। ये जो इतने माइंड वेरिएशन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा लुनेटिक, जिसको झटके आ रहे हैं। अच्छा, वो मेरा दौरा पड़ना। ओ मिर्गी का दौरा पड़ना है, वो नहीं नलायक। ओ भाई समझ में आ गया आंसर? किसका? इडियट तो हो गया जो जन्म से पागल है, ठीक है। और अनसाउंड क्या होगा कि वो नहीं, पहले ठीक था, अभी कुछ सिचुएशन में उसके साथ कुछ अनसाउंडनेस हुई है। चलो लास्ट आता बेटा, कॉर्पोरेशन, क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकता है? लॉ मेकर ने बोला यस, लेकिन ध्यान से, कोई भी कंपनी पार्टनर जब बनेगा जब उसके रूल बुक में लिखा हो, और कंपनी के रूल बुक को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी पार्टनर बन सकता है, तो ही वो पार्टनर बन सकता है। करेक्ट है, कोई डाउट? अच्छा, आप सब ने एक ट्रेड यूनियन का नाम सुना है? ट्रेड यूनियन होता ना, लेबर के हक के लिए जो लड़ता है। क्या ट्रेड यूनियन पार्टनर बन सकता है? यस, क्योंकि ट्रेड यूनियन कंपनी के फॉर्म में काम करता है। ट्रेड यूनियन कैसे काम करता है? कंपनी के फॉर्म में, तो वो पार्टनर बन सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स पढ़ लिए, और कौन पार्टनर बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, इसकी बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आप मेरे नोट्स में देखोगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंस दिख रहे हैं। एक तो है पार्टनरशिप एंड कंपनी, एक है पार्टनरशिप एंड एचयूएफ, एक है आपका पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, फिर पार्टनरशिप एंड क्लब, और फिर है पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप। टोटल मैंने बेटा 5 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। ये डिफरेंसेस आपके लिए होमवर्क रहेगा, खुद से रीड करना है इसको। अभी तो क्लब यूज नहीं होता ना? नहीं, अभी खत्म हो गया, लेकिन बुक में यूज होता है। बुक में है, हमारे लाइफ में नहीं है। नहीं समझा? हाँ बस इतना ही। वो बातें समझ में आ रही? 5 डिफरेंसेस आपको घर पे खुद से रीड कर लेने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसे कहो आप पीछे बैठे करो, उनको नोट्स दिखाओ। अब आते बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड? एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या है बेटा? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? टर्म्स एंड कंडीशन। ध्यान सुनना, अगर एग्रीमेंट ओरल है तो वो डीड नहीं कहलाएगा, एग्रीमेंट रिटन है तो ही क्या कहलाएगा? वो डीड कहलाएगा, ठीक है। अभी देखा जाए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आज भी वो घिसा पिटा पुराना वाला लॉ ही चल रहा है। 1932, हम जी किस में रहे? 2022 में, और लॉ कब का पढ़ रहे हैं? 1932 का। आज भी वही बातें लिखी गई है कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? ओरल एग्रीमेंट। कोई भी गवर्नमेंट मुझे ये प्रूफ करके दिखा दे कि तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटन।
अब अगर मैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊं तो प्रूफ कैसे करूंगा? कोई प्रूफ कर पाएगा क्या ओरल का? तो बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम चेंज करो ना, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ओनली रिटन। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। आज भी आप 1872 के बातों को क्या कर रहे हो? घिसा पेटा खींच रहे हो, ठीक है? आप प्रूफ करके दिखा दो। अगर जाऊं, मान लो मेरे साथ किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी और मैं जाके केस फाइल करूं कि हाँ मैंने देखा है, उसने बदतमीजी की मेरे साथ, ठीक है? मैं अपनी गवाही मेरी मानी जाएगी? सेल्फ विटनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेल्फ विटनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा? तो ओरल को सर प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन। अब ध्यान सुनो, पार्टनरशिप डीड जब राइटिंग में होगा ना, सॉरी, जब कोई एग्रीमेंट राइटिंग में होगा तो ही उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। राइटिंग में होगा तो ही क्या बोलेंगे बेटा? इसको पार्टनरशिप डीड। और अगर राइटिंग में नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। ध्यान से, अगर तुमने एग्रीमेंट रिटन बनाया है तो क्या बन गया वो? पार्टनरशिप डीड। याद रखना उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगी? स्टैंप ड्यूटी। पता है स्टैंप ड्यूटी क्यों लगती है? स्टैंप ड्यूटी क्यों लगती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वैलिडनेस पता करने के लिए। अगर तुमने स्टैंप ड्यूटी नहीं पे किया ना, गवर्नमेंट तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है? तो ऐसा इसको समझ लो कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लो हम अपन ने फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट के ऊपर पता है ना रजिस्ट्रेशन ड्यूटी जाता है, स्टैंप ड्यूटी जाता है, ठीक है? आप किसी से पूछो स्टैंप ड्यूटी क्यों जाता है? क्योंकि बेटा वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? इंस्ट्रूमेंट बना के आप राइट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हो। ये फ्लैट आज के दिन मेरा, तो राइट भी किसका? मेरा। लायबिलिटी भी किसका? मेरा। ये फ्लैट मैंने अमन को बेच दी, राइट ट्रांसफर हुए, लायबिलिटी ट्रांसफर हुए, तो इसके लिए क्या बनेगा? एक डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं कर क्या रहा हूं? राइट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट क्या बन चुका है? इंस्ट्रूमेंट। इसी वजह से उसके ऊपर क्या जाती है बेटा? स्टैंप ड्यूटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पेज पे देखो, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है। तो देखो क्या क्या कंटेंट है। अब मुझे बताओ पार्टनरशिप के डीड में क्या क्या कंटेंट होंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा होगा, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है मैंने, नेम ऑफ द फर्म। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। तीसरा, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, amount of capital of each partner, profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan and advances, salary और commission payable to the any partner। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होगी बेटा? पार्टनरशिप डीड में। ये जस्ट मैंने बेटा एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया आपको। आप जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाओ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी पॉइंट डाल सकते हो। बस याद रखना, जब भी कोई पॉइंट डालोगे तो पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो, राइट खराब हो रहा हो। आई बात है समझ में? चलिए अब आपसे एक सवाल है, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नो, एज पर एक्ट नो, ठीक है? लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रखा है। जैसे पहला स्टेट आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। आपको पता है एक होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? महाराष्ट्र में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड ही नहीं है, जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन महाराष्ट्र में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अलाउड ही नहीं है। आई बातें समझ में? अगर महाराष्ट्र में तुमने कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पहले से ही क्या माना जाएगा? वॉइड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट यहां तक? ध्यान से सुनना। सर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है नहीं एज पर पार्टनरशिप एक्ट, तो रजिस्ट्रेशन कब करवाऊं? आपकी मर्जी, जब भी करवाना हो। मान लो मैंने कोई पार्टनरशिप शुरू किया था 2008 में और आज मुझे दिल कर रहा है 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाने का, करवा सकता हूं? यस। क्यों? क्योंकि जब पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा तो वहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? मैंडेटरी नहीं है। तो मैं जब चाहूं तब इसका रजिस्ट्रेशन क्या करवा सकता हूं बेटा? कर सकता हूं। कोई दिक्कत यहां तक? याद रहेगा? अच्छा सर, अगर मान लो 2008 के बिजनेस को मैं 2022 में रजिस्टर करवा रहा हूं, तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करके देगा। समझा? जिस दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करके देगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके नोट्स में लिखा है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म के पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करना। कहां पे? रजिस्ट्रार के पास। देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मींस रिकॉर्डिंग ऑफ फुल डिटेल्स ऑफ द फर्म
in a register and getting the partner registered with the registrar of the firm of the area in which the place of business is situated. हर एक एरिया में बेटा, जिस एरिया में तुम बिजनेस सिचुएट कर रहे हो उस एरिया का एक रजिस्ट्रार होता है, वहां पे जाके आपको क्या करवानी है, रजिस्ट्री करवानी है। ठीक है, आ जाओ सेकेंड पैराग्राफ देखो क्या लिखा हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट though the Indian Partnership Act 1932 has not made registration of a firm compulsory, nor does it impose any penalty or non-registration। जब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन एज पर दिस एक्ट मैंडेटरी है ही नहीं, तो किसका बात नहीं होगा, पेनल्टी की बात नहीं होगी। मेरी मर्जी में रजिस्ट्रेशन करवाऊं या ना करवाऊं। अगर मान लो एक्ट में लिखा होता रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो पेनल्टी लगता। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, it may further be noted that non-registration of a firm does not affect the partnership agreement nor the firm and third party। ध्यान से बेटा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्रॉपर बिजनेस चलेगा। लेकिन आगे पढ़ाऊंगा कि नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से तीन कौन कौन से ड्रॉबैक मिलते हैं। अभी के लिए इतना समझो कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे बताऊंगा तीन प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी बेटा अगर तुमने रजिस्टर नहीं करवाया तो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करोगे, पार्टनर्स के नाम डॉक्यूमेंट बनाओगे और किसको फाइल करोगे, रजिस्ट्रार को। कौन से रजिस्ट्रार को, जो भी तुम्हारे एरिया का रजिस्ट्रार है जहां पे तुम बिजनेस सेटअप कर रहे हो। स्टेप नंबर 2, जब रजिस्ट्रार को तुम एप्लीकेशन लगाओगे तो उसके साथ क्या क्या बताओगे, सर नेम ऑफ द फर्म बताना है, प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, नेम ऑफ अदर प्लेस जहां पे तुम और भी बिजनेस करने वाले हो, डेट व्हेन द पार्टनर ज्वाइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स के फुल नेम, उनका एड्रेस, और फिर ड्यूरेशन ऑफ फर्म, साथ में पार्टनरशिप डीड। ये सब फाइल करोगे, इसको रजिस्ट्रार रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको लग रहा है यस एवरीथिंग इज करेक्ट, तो क्या ग्रांट कर देगा वो आपको, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अच्छा, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इन व्हाट टाइम द फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एंड दूसरा ऑन विच टाइम रजिस्ट्रेशन गेट्स इफेक्टिव। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और नोट में भी पूछ सकता है। दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इन व्हाट टाइम द फर्म कैन बी रजिस्टर्ड, तो बताओ फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, नहीं ना, तो किसी भी टाइम तुम उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आंसर मिल गया। सेकंड, ऑन विच टाइम रजिस्ट्रेशन गेट्स इफेक्टिव, किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा बेटा, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करके देगा। याद रहेगा पक्का? चलिए अब आते हैं बेटा एग्जाम का मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आ सकता है आपको, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर पार्टनरशिप फर्म को तूने रजिस्टर नहीं करवाया तो इसका 3 ड्रॉबैक होगा बेटा। कितने? 3 ड्रॉबैक। पहला, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बाहर वालों के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है और साक्षी को मैंने 20 लाख रुपीस दिए थे एज अ लोन, अब ये लोन पे बैक नहीं कर रही, तो क्या मैं इसके ऊपर केस फाइल करूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा फर्म अनरजिस्टर्ड। लेकिन इसका अपोजिट करो, मेरा फर्म अनरजिस्टर्ड है और साक्षी ने मुझे लोन दिया है, अब मैं लोन वापस नहीं कर रहा, तो क्या अब ये फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकती है? बोला यस। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ केस टू द आउटसाइडर, वेयर एज आउटसाइडर कैन फाइल द केस टू द पार्टनर। आ रही है बातें समझ में? पक्का? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन हां अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर 3 चीजों के लिए केस फाइल कर सकता है। पहला, अपना प्रॉफिट शेयरिंग लेने के लिए, अपना कैपिटल वापस लेने के लिए और फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। याद रहेगा? दोबारा बोल रहा हूं, हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आउटसाइडर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन आउटसाइडर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर 3 चीजों के लिए केस फाइल कर सकता है। क्या 3 चीजें बेटा? प्रॉफिट, कैपिटल और फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। याद रहेगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक बात मुझे बताओ,
हमने एक कंसेप्ट बेटा समझ रखा है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट कर लेना। जैसे मान लो अमित को अमन को 500 रुपए देने हैं, ठीक है, और मुझे इसको 500 देने हैं, और अमन को मेरे से 1000 लेने हैं। बातें समझ में आ रही? अमित को इसको 500 देने हैं और अमन को मेरे से 1000 लेने हैं। क्या करूं? 500 का, अच्छा वेरी गुड, 1500 दो। बेटा मैं क्या करूं? 500 का सेट ऑफ कर लूं। देखो मुझे कितना देना है, मुझे 1000 रुपए देने हैं और मुझे इसे 500 लेने हैं। तो अमन क्या बोलेगा? अमित सर एक काम करते हैं, 500 सेट ऑफ कर लेते हैं, बाकी का 500 आप मुझे दे दो। 500 सेट ऑफ कर लेते हैं, बाकी का 500 आप मुझे दे दो। पॉसिबल है? लेकिन ध्यान से, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, मुझे बताओ यहाँ पे तूने कितने अमाउंट का सेट ऑफ किया? 500 रुपए का ना। अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो सेट ऑफ हो पाएगा ओनली 100 रुपए का। कितने रुपीस का? 100 रुपीस का अमाउंट ओनली क्या हो पाएगा बेटा? सेट ऑफ हो पाएगा। याद रहेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो सेट ऑफ कितने का हो सकता है? ओनली 100 रुपीस का। अच्छा मुझे बताओ, अमन से मुझे 10 करोड़ लेने हैं और मुझे अमन को 15 करोड़ देने हैं, तो अमन क्या बोलेगा? सर 10 करोड़ सेट ऑफ कर लो, ओनली 5 करोड़ मुझे दे दो। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो क्या इतना अमाउंट सेट ऑफ पॉसिबल है? ओनली कितना पॉसिबल है? 100 रुपए। समझा? अब बोलोगे अमित सर 100 रुपए ओनली सेट ऑफ, कब की वैल्यू लिखी हुई है ये? 1932 की वैल्यू लिखी है, ओल्ड लॉ। समझा? तो बताओ नॉन रजिस्ट्रेशन के 3 ड्रॉबैक समझ में आ गए? जल्दी बताओ 3 ड्रॉबैक कौन कौन से? आप पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, बट आउटसाइडर कर सकता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन 3 कंडीशन में कर सकता है। कौन से 3 कंडीशन? प्रॉफिट, कैपिटल और वाइंडिंग अप के लिए। और लास्ट सेट ऑफ कितना? ओनली अलाउड 100 रुपए तक का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पे बेटा देखो, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप करके लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर मिला? चलिए अब आपसे पूछता हूं, बचपन की यादें बताइए। छोटी छोटी मैडमों ने अपन को पढ़ाया था पार्टनरशिप, ठीक है? जल्दी बताओ कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं? पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं? पार्टनरशिप नलायक, पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं? किसको फोड़ा है रास्ते में? खुद फोड़ा है, किसी और को फोड़ा है? 2 पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ध्यान से बेटा, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से बनाएंगे और अपनी मर्जी से तोड़ देंगे। जब मर्जी होगा बनाएंगे, जब मर्जी होगा तोड़ देंगे। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। एक पीडीएफ भेजा है मोबाइल पे। अपनी मर्जी से बनाएंगे और अपनी मर्जी से तोड़ देंगे, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। और एक होता है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए। समझा? पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, समझना। मान लो मेरे और अमन के बीच में एक पार्टनरशिप बना 3 इयर्स के लिए, ठीक है? आज बना 3 इयर्स के लिए, मतलब खत्म कब होगा? 2025 में, ठीक है? 2025 का पीरियड आया, लेकिन फिर भी हमारे बीच में पार्टनरशिप कंटिन्यू है। क्या कहलाएगा ये? पार्टनरशिप एट विल। याद रखना, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पीरियड खत्म हो जाता है और आपके बीच का एग्रीमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। याद रहेगा? देखिए आपके नोट्स में मैंने क्या लिखा है, पेज नंबर 118 पे है बेटा हम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज वन विच इज फॉर्म्ड फॉर अ particular adventure, particular undertaking. Such a partnership comes to an end on the completion of venture. On the completion of venture. Correct है? जैसे हमारा और आपका नाता कब तक है? ओनली क्लास खत्म होने तक। उसके बाद टाटा एंड बाय बाय। उसके बाद टाटा एंड बाय बाय। आगे आ जाओ।
It may be noted that if a particular partnership is continue after the expiry of the term or completion of venture, it is deemed to be a partnership at will. Clear है? चलो बेटा, नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल. क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल वेयर इट इज नॉट कंटिन्यूड फॉर अ फिक्स पीरियड और देर इज ए नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पार्टनरशिप एट विल. इसलिए मैंने क्या बोला? अपनी मर्जी से जब होगा आएंगे और जब होगा चले जाएंगे. कोई दिक्कत? पक्का? चलिए अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं? पहला बेटा एक्टिव पार्टनर. मैं बोलूं? पहला होता है बेटा एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा नालायक जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें बेटा? बिजनेस में. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर. ठीक है, नालायक का मतलब इंसान. कितना बार नालायक बोलते हो? क्या? कितनी बार? वो बेटा नालायक उसको बोला जाता है जो लायक बनने वाला है. कुछ भी ना बोलते रहो. थैंक यू. सर इसको बाहर भेज दो. किसको चाहिए? किसको? खुद चालू किया अपने मन से. एक बच्चा बेटा अभी अभी आया ना. हमारे पे इतनी मेहरबानी नहीं होती. पैर में आते जब ट्रेन से. चलो नेक्स्ट है आपका बेटा स्लीपिंग पार्टनर. एक ऐसा पार्टनर जो सोता रहता है. अब एग्जाम में मत लिख के आना एक ऐसा पार्टनर जो सोता रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे ऋतु का नाम पक्का लिख के आना. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एग्जामिनर ऋतु को थोड़ी ना जानता है ना. क्या आगे लिख देना ऋतु पांडे, समझ में आ जाएगा उसको. ध्यान से सुनो बेटा, लॉ मेकर ने क्या बोला? स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. ये मत लिख के आना जो सोता रहता है, ये लिख के आना जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लीपिंग पार्टनर. अच्छा, नॉमिनल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो अपना नाम लेट आउट करता है. अपना नाम लेट आउट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर. एक होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब जो ओनली प्रॉफिट की बात करता है. ओनली किसकी बात करता है बेटा? प्रॉफिट की. उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स इन प्रॉफिट. वो नालायक ही क्या क्या बोल रही है? पार्टनर्स इन प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है बेटा? ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता है. नेक्स्ट आ जाए बेटा सब पार्टनर. सब पार्टनर का मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर ने अपने नीचे अपॉइंट कर रखा है. जैसे मान लो मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं और मैंने अपने नीचे किसी और को अपॉइंट कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा सब पार्टनर. उसके लिए लायबल कौन? ओनली मैं. पूरी पार्टनरशिप फर्म होगी? नहीं. एक होता है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. लिखा नहीं है मैंने, समझाता हूं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. इसके आगे का अरे वो लिखना छूट गया. ध्यान से सुनो. पार्टनर्स बाय एस्टॉपल सुन लो पहले. मान लो आप लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म था और अरे भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी माँ सुन तो लो पहले. देखो आप लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है, और आपके पार्टनरशिप फर्म में मैं मान लो प्यून या क्लर्क था. करेक्ट है? ध्यान से आगे तो सुनो, पहले कहानी पूरा सुनो. मैं आपके पार्टनरशिप फर्म का क्या था बेटा? प्यून या क्लर्क था. ठीक है, एक दिन आप लोग पार्टनरशिप फर्म में बैठे हुए थे, मैं भी उधर ही था. कृष्णा सर आए आपके पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, मुझसे पूछा आप कौन हो? मैंने ही बोल दिया आई एम ऑल्सो अ पार्टनर. ये बात आप लोग सुन रहे थे और आप लोग चुप रहे, कुछ नहीं बोला. कुछ नहीं बोला तो मुझे बताओ कृष्णा सर मुझे क्या मान लेंगे? पार्टनर ना. अब अगर मान लो कल के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए मेरे से, ठीक है, फंसोगे आप सब. क्यों? क्योंकि जिस टाइम मैंने बोला कि आई एम अ पार्टनर, क्या आप लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया? नहीं. तो मैं क्या मान लूंगा? डीम्ड पार्टनर. इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनर बाय एस्टॉपल. करेक्ट है? लिखो बेटा, लिख लो, लिखो. अ पार्टनर विल बी कॉल्ड एज a partner will be called as estoppel partner
ओनली व्हेन he represent or his act looks like a partner, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये बेटा पार्टनर बाय स्टॉपेज। जल्दी बताओ कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं? 6। कौन कौन? एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, प्रॉफिट और पार्टनर बाय स्टॉपेज। दिक्कत? अच्छा, कितने टाइप के पार्टनरशिप फॉर्म? 2 टाइप के। कौन कौन से? एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वेरी गुड। चलिए अब एक चीज समझता हूं कि आपको बताने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो तो आपकी ड्यूटी क्या होगी? आपकी ड्यूटी क्या होगी? क्या मतलब? अरे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की ड्यूटी क्या होगी? वेरी गुड। प्रॉफिट का पार्टिसिपेट करना, लॉसेस बेयर करना, आगे का पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ड्यूटी? ड्यूटी हमारी ऑब्लिगेशन है और राइट हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं 3-4 पढ़ा देता हूं, बाकी आप रीड कर लेना। राइट्स ऑफ पार्टनर में देखो सबसे पहला क्या लिखा मैंने? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स आर द ओनर। ठीक है। तीसरा, एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू फर्म विदाउट हिज कंसेंट। ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर तभी आएगा जब सारे पार्टनर कहां होगा। एक भी पार्टनर ने ना बोल दिया तो निकलो बाहर यहां से। नेक्स्ट, every partner is entitled to share in the profit equally unless different opinion जब तक ना हो। कहां पे? पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, every partner has a right to free access to all the records, सारे रिकॉर्ड को फ्रीली देख सकता है। नेक्स्ट, every partner has a right to retire by giving notice, सबके पास अधिकार है कि वो नोटिस देख के रिटायर हो सकता। अच्छा, नोटिस किसको देना है? पार्टनर्स को देना है ना, बाहर वालों को देना? यस, पब्लिक नोटिस देना है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बेटा लोगों को थोड़ी पता है कि तुम छोड़ चुके हो, वो तो तुमसे क्लेम कर लेंगे फिर। समझा? नेक्स्ट, अच्छा मुझे बताओ, पार्टनर जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6%। याद रहेगा, जो बच्चे मेरे से इनकम टैक्स पढ़े हैं वो इनकम टैक्स का दिमाग यहाँ पे मत लगाना। इनकम टैक्स में कितना है? छोड़ दो, फिर नहीं याद है तो छोड़ दो, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। ओ भाइयों, इनकम टैक्स में 12% है। इनकम टैक्स में 12% है। समझ में आ गया? ये कुछ राइट्स हैं। आवाजा बेटा ड्यूटीज के ऊपर। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट फेथफुल, मतलब गुड फेथ। हर एक पार्टनर का क्या होना चाहिए बेटा? गुड फेथ। दूसरा, एवरी पार्टनर मस्ट होल्ड एंड यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ओनली किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कोई बिजनेस नहीं करेगा। किसके लिए करेगा? पूरी पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेज के लिए। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए फेथफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर एनी बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। एक बात मुझे बताओ, अपन लोगों की पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, परनीत जो है ना चुपके चुपके चोरी चोरी प्रॉफिट कमा रहा है, चलेगा? नहीं, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझा? नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू शेयर द लॉस इक्वली। सारे पार्टनर बेटा लॉस शेयर करने के लिए क्या है? इक्वली लाइबल है। तो ये कुछ राइट्स हैं, ड्यूटीज है किसके? पार्टनर्स के। ठीक है, अब आते हैं बेटा लाइबिलिटी। अब इधर देखो, लाइबिलिटी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी। सबसे पहला लाइबिलिटी होता है बेटा कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी पार्टनरशिप फर्म ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आउटसाइडर के साथ, क्रेडिटर के साथ, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? लाइबल होगी। समझ में आ गया?
दूसरा है लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन बाय द पार्टनर, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने मिस एप्रोप्रिएशन किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया, तो वो लाइबल होगा पर्सनली। वो लाइबल क्या होगा बेटा? पर्सनली। वहां पे ज्वाइंटली मत लाइबल करना, वो क्या होगा? पर्सनली लाइबल होगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने कोई टॉर्ट किया, टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, गलत किया है, तो जिसने टॉर्ट किया है ना वो लाइबल। तो देखो दो बातें समझ में आ रही, मिस एप्रोप्रिएशन किया है तो जिसने मिस एप्रोप्रिएशन किया है वो पार्टनर लाइबल, और अगर टॉर्ट किया है तो जिसने टॉर्ट किया है वो पार्टनर लाइबल। एवरी पार्टनर लाइबल नहीं होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज पे देखो लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर, बहुत जोरदार। सर एक बात मुझे बताओ, हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, कब से लाइबल होगा? जब से आया। लेकिन अगर मान लो जो आया हमारे पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर कब से लाइबल होगा? जब वो आया। लेकिन जो आया ना वो क्या बोल रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर को कि हम जो है ना आपके पुराने लाइबिलिटी को बियर करना चाहते हैं। चलेगा ना भाई? अगर वो खुद से बोल रहा है कि हम आपके पुरानी लाइबिलिटी को बियर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे लिए तो मजे हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की लाइबिलिटी को नया पार्टनर बियर करना चाहता है तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा? किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा? जल्दी बताओ। सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है? क्वेश्चन सुना तो है नहीं नालायक। मैंने क्या बोला? एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया पार्टनर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की लाइबिलिटी को बियर करना चाहता है तो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बताओ। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और पुरानी कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी को अंडरटेक किया जाएगा। ध्यान सुनना, मान लो बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा फिर बोल रहे हो नहीं सुना, नालायक। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया पार्टनर आ रहा है बेटा डी। ए, बी और सी की लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स एफ, कितना? 10 लाख रुपए का। ओ शांत। ए, बी और सी की लाइबिलिटी थी 10 लाख रुपए का टुवर्ड्स एफ, यानी एफ को 10 लाख देने थे। एक नया पार्टनर डी आ रहा है। डी मान लो 1 मार्च 2022 को पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन हुआ और ये जो लाइबिलिटी है इससे पहले की है, तो ये कब से लाइबल होगा? इसके बाद। लेकिन क्या ये 10 लाख रुपए के लाइबल है? अगर ये खुद से हाँ बोलता है मैं लाइबल हो जाऊंगा तो। लेकिन उसके लिए इस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? नोवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोवेशन करना पड़ेगा। नोवेशन करने के लिए तरीका क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा, उसका नाम क्या है? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या होगा नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? ध्यान सुनना। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन है बेटा? ए, बी और सी। इनकमिंग पार्टनर कौन है आपका? डी। और वेंडर कौन था? एफ, ठीक है। इन तीनों के बीच के एग्रीमेंट को बोलते हैं नोवेशन। पहले एग्रीमेंट किसके बीच में था? ईबीसी और एफ। अब किसके बीच में हो रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर और वेंडर। इसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जया से 10 रुपए लिए, तो जया क्या होगी? क्रेडिटर और मैं क्या हो गया? डेटर। साक्षी आ रही है, ठीक है, और क्या बोल रही है जया को कि ये 10 रुपए रख, अमित सर की लाइबिलिटी खत्म। अब मेरे लिए नया क्रेडिटर कौन? साक्षी। इसको बोलते हैं नोवेशन। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का हमेशा याद रखना, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए कोई नया बंदा अगर लाइबिलिटी लेता है तो हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? नोवेशन। चलिए, तो ये हमारा बेटा खत्म हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर था। अच्छा, लास्ट आ जाओ, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। बताओ एक रिटायरिंग पार्टनर कब से लाइबल होगा? जब तक वो रिटायर कर रहा है। उसके बाद की लाइबिलिटी के लिए क्या वो लाइबल होगा? नहीं, लेकिन हो सकता है। कब? अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। वेरी गुड, ध्यान सुनो। एक रिटायरिंग पार्टनर कब तक के लिए लाइबल है? जब तक वो रिटायर कर रहा है तब तक के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी वो लाइबल होगा अगर उसने क्या नहीं दिया? पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। कोई दिक्कत? चलिए
रिलेशन ऑफ पार्टनर, वन पार्टनर विद द अदर समझा चुका हूं, प्रिंसिपल और एजेंट। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए क्या कहलाता है? प्रिंसिपल और एजेंट। अब आते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म में दो काम है बेटा, इम्प्लाइड अथॉरिटी और एक्सप्रेस अथॉरिटी। पहले दोनों वर्ड को समझो क्या मतलब होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो मैंने आपको बोला वो आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? आपने अपना दिमाग लगाया, खुद से किया, दैट इज इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास के अंदर आए, इम्प्लाइड क्या है? कचरा नहीं करोगे और जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करोगे। ये इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है? कचरा नहीं करेंगे ये इम्प्लाइड है। बुक्स ओपन करना है ये इम्प्लाइड है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं बुक्स का पेज नंबर 13 ओपन करो तो एक्सप्रेस है। आ रही बातें समझ में? ऐसे ही पार्टनरशिप में बेटा दो टाइप के वर्क होते हैं, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। ठीक है, तो एक्सप्रेस कहां लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। लेकिन इम्प्लाइड लिखने की जरूरत है क्या? वो तो डी में है। मुझे बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में इम्प्लाइड क्या होगा? पार्टनरशिप के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करना, ये इम्प्लाइड होगा ना। पार्टनरशिप के बिहाफ पे प्रॉपर्टी परचेज करना। लेकिन क्या पार्टनरशिप के बिहाफ पे अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? नहीं, ये इम्प्लाइड नहीं होगा। पार्टनरशिप के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना, ठीक है, पार्टनरशिप के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये क्या है बेटा? इम्प्लाइड है सारे पार्टनर्स का। लेकिन एक्सप्रेस में क्या होगा? जो बोला जाएगा वही। तो मुझे बताओ एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। क्यों? एक्सप्रेस तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा ना, हर एक पार्टनरशिप का अपना अलग अलग होगा। लेकिन इम्प्लाइड तो सारे पार्टनरशिप का एक जैसा होगा। चलो सोच के बताना, क्या ये इम्प्लाइड होगा या नहीं होगा? हमारा एक पार्टनरशिप फर्म, हम लोगों ने मान लेते हैं कृष्णा सर के ऊपर केस फाइल कर रखा है, ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने कृष्णा सर से पढ़ रखा है। तो मान लो रितु ने कृष्णा सर का डेट माफ कर दिया, क्या ये इम्प्लाइड वर्क में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें बाकी के पार्टनर से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारा इम्प्लाइड काम नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा जनरली हम झगड़े सॉल्व करने के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट। लेकिन आज के दिन इंडिया में एक बॉडी है आर्बिट्रेशन। तो मान लीजिए हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं बनाया, क्या हम डायरेक्टली आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या होगा? पार्टनर से पूछना पड़ेगा। तो ये सारी बातें क्या है? इम्प्लाइड। याद रहेगा? पक्का? तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या क्या इम्प्लाइड काम नहीं है वो लिख दिया है, पेज नंबर 123 पे, वही आपको रट के जाना है। क्या क्या इम्प्लाइड काम नहीं है वो रट के जाना है बेटा। हाँ, 5 मार्क्स में आएगा, 1 से लेकर 7 तक का जो पॉइंट लिखा है ना वो वाला। चलिए अब एक बात बताओ, इनकमिंग पार्टनर को लाने का क्या प्रोविजन है? सारे पार्टनर का कंसेंट, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर कब से लाइबल होगा? जब से वो आया। क्या वो पुरानी लाइबिलिटी को बियर कर सकता है? यस। क्या करना पड़ेगा? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कब होता है? जब वो खुद से रिटायर कर रहा है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, या फिर ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, या उसका वो पीरियड खत्म हो गया। तो वो क्या कर सकता है बेटा? रिटायर कर सकता है। रिटायर करेगा कब तक के डेट के लिए लायबल होगा? वो जिस दिन तक वो रिटायर कर रहा है। क्या रिटायरमेंट के बाद के डेट के लिए लायबल है? नहीं। लेकिन लायबल हो सकता है। कौन से केस में? अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो लायबल हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जा सकता है? यस। लेकिन कब? जब बेटा 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहला कंडीशन, एक्सपल्शन फर्म के लिए अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उस पार्टनर का उस पार्टनरशिप फर्म में आतंक था, मतलब वो गलत काम कर रहा था। करेक्ट है? नेक्स्ट देखो, दैट द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व विद द नोटिस। जिसको भी भाई निकालोगे उसको नोटिस दोगे या नहीं दोगे? बिना नोटिस के तो नहीं निकाल सकते ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन। उसको सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, फिर निकालेंगे। डायरेक्टली हम कभी निकाल नहीं सकते। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, कैन अ पार्टनर इज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, तो क्या लिखोगे? यस। फिर यस, फिर नो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्डेड फ्रॉम द फर्म। हाउएवर,
A partner can be expelled from the firm when 3 condition is satisfied. Condition number 1, expulsion is in the interest of a firm. Expulsion with the notice and there must be given an opportunity of being heard. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो एक्सपल्शन अलाउड है, अदरवाइज एक्सपल्शन अलाउड नहीं है। वो क्या मैंने ना अपार्टमेंट कैन बी एक्सपेल्ड। ओ नलायक, सोच समझ के तो बोलो, क्या बोला मैंने? एक्सपल्शन अलाउड है जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो। मुझे नहीं पता कि एक्सपेल्शन एक्सपेल्ड गई इसके लिए तो समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, पार्टनर अगर मर गया, डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो वो डेट के लायबल होगा? हाँ, मरने से पहले वाला, मरने से पहले वाला, मरने के बाद वाला डेट के लायबल होगा। कहाँ से मांगोगे? कब्र से। कब्र से मांगोगे क्या नालायक? किससे लोगे? पॉसिबल नहीं है ना, जब तक इंसॉल्वेंसी बरकरार है। चलिए अब ध्यान से, एक टॉपिक है बेटा सेक्शन नंबर 14, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको छोटे वर्ड में समझाता हूँ। मान लो हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है? हमारे पार्टनरशिप फर्म में 200 करोड़ की प्रॉफिट हुई, हमारे पार्टनरशिप फर्म में 200 करोड़ की प्रॉफिट हुई। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सबको प्रॉफिट बांट दिया। उसके बाद भी हमारे पास 50 करोड़ बच गया। हमने उस 50 करोड़ का लोनावाला में एक लैंड परचेज कर लिया। 50 करोड़ का लोनावाला में क्या परचेज कर लिया? एक लैंड। नलायक बीच में ही टोकना है इसको, भाई सुन तो लो एग्जाम्पल पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी का जो प्रॉफिट बचा उससे हमने लोनावाला में एक लैंड परचेज कर लिया। बताओ वो लैंड किसकी? पार्टनरशिप फर्म की या पार्टनर्स की? पार्टनरशिप फर्म की। चलिए, हम लोगों को जो 10-10 करोड़ की प्रॉफिट मिली थी, ठीक है, उस 10 करोड़ में से अमन ने अपना एक फरारी खरीदा, अमन ने अपना एक फरारी खरीदा, ठीक है, आरिका ने अपना एक मर्सिडीज खरीदा, ठीक है, और साक्षी ने अपना एक बंगलो बनवा लिया। ये जो प्रॉपर्टी बनाई गई है किसका है? पार्टनर्स का। चलिए अब यहीं से सिलसिला बेटा शुरू होता है। पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, हमारे बीच में झगड़े हो गए, हम बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे 2 चीज़ का डिफरेंस बताओ, आगे एक टॉपिक है उस टॉपिक को मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। दोनों में डिफरेंस बताओ। दोबारा बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्म का मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब कुछ पार्टनर्स निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पार्टनरशिप फर्म में से अमन बाहर निकल रहा है, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है? पार्टनर्स। फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? चलो अब जब बेटा जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा? हमारे एसेट्स को बेचा जाएगा और हमारे लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। बताओ सबसे पहले हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी थी? एक लोनावाला वाला लैंड और एक फरारी, एक मर्सिडीज और एक बंगलो। सबसे पहले बताओ क्या बिकेगा? लोनावाला वाला लैंड बिकेगा, उससे क्रेडिटर को पे बैक करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा? अभी भी क्रेडिटर बाकी है, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लो अमन की फरारी बिक गई, क्या सिर्फ अमन की फरारी बिकेगी? मान लो छोटी के पास नैनो था, छोटी के पास भाई नैनो था, तब मुझे बताओ क्या वो नैनो बिकेगी? बिकेगी, सब बिकेगी। कब तक बेचते रहेंगे हम ऐसे? जब तक लायबिलिटी पे ऑफ ना हो। लेकिन मान लो बेटा लायबिलिटी सब पे ऑफ हो गया, 10 पार्टनर की प्रॉपर्टी तो गई पूरी की पूरी, बाकी सारे पार्टनर की प्रॉपर्टी ऐसे ही बरकरार है, ऐसा चलेगा? नहीं बेटा, लॉस में हर एक पार्टनर क्या होता है? इक्वली लायबल होता है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है? पार्टनरशिप के प्रॉफिट से खरीदा गया प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी, और पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉफिट से खरीदा गया प्रॉपर्टी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी। जब कंपनी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा? पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को। उससे लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पा रहा तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वली लायबल फॉर द लॉस। कोई दिक्कत?
यही बातें बेटा मैंने वहां पे लिखी हुई है। चलिए अब इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा घर पे, इसमें समझाने के लिए और कुछ नहीं है। पेज नंबर 126 पे आओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। चलिए लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अभी मैंने समझाया डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन टूट रहे हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है। करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं डिसोल्यूशन कितने टाइप से होता है। डिसोल्यूशन दो टाइप से होता है बेटा, एक तो खुद से, एक खुद से, और एक होता है कोर्ट के ऑर्डर से। तो मुझे बताओ खुद से कब होगा, जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे, और कोर्ट के ऑर्डर से कब होगा। तो मुझे बताओ एग्जाम में कौन सा वाला आएगा, खुद से वाला या कोर्ट के ऑर्डर वाला। कोर्ट के ऑर्डर वाला, क्योंकि खुद से तो हमारी मर्जी ना, जब भी हम डिसॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर वाला हमारे एग्जाम में पूछता है। देखिए कोर्ट कब कब आपके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देगा। पहला, जब पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर मर गए एक को छोड़ के, या सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के। तो मुझे बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए, कम से कम दो ना, बचे कितने तेरे पास, ओनली वन ना, तो पार्टनरशिप होगी क्या, नहीं। दूसरा, अगर बिजनेस वर्किंग एट लॉस, बिजनेस वर्किंग एट लॉस, कितने दिन लॉस पे चलाओगे, अल्टीमेटली एक दिन क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाएगा। तीसरा, बिजनेस बिकमिंग इलीगल, कल तक हमारा बिजनेस लीगल था, आज वो बिजनेस क्या हो चुका है, इलीगल, तो बिजनेस बंद करना होगा। बाय नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मतलब सारे पार्टनर्स ने नोटिस भेजा कि हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोर्ट क्या बोलेगा, बेटा डिसॉल्व कर दो। समझ में आ रहा। और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब आपने अपनी मर्जी से बंद किया है। अब बताओ जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगा तो किसको अपॉइंट किया जाएगा, एक पर्सन को जो पार्टनरशिप फर्म के एसेट को सेल करेगा, उसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर आएगा, मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमने कृष्णा सर को रिसीवर अपॉइंट कर दिया, मान लो विनीत सर को रिसीवर अपॉइंट कर दिया। अब विनीत सर क्या करेंगे बेटा, पार्टनरशिप फर्म के एसेट की लिस्ट बताएंगे, लायबिलिटी की लिस्ट बनाएंगे, एसेट्स को सेल करेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, और इसकी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार देखेगा क्या सारा डेट खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया तो वो किसका ऑर्डर दे देगा, डिसोल्यूशन का। अदरवाइज का डिसोल्यूशन ऑर्डर देगा, कब तक नहीं देगा, जब तक कि पर्सनल पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से एसेट को सेल करके पैसा ना रिकवर हो जाए, उसके बाद ही क्या देगा वो, डिसोल्यूशन ऑर्डर। आ रही है बातें समझ में, पक्का। तो ये था आपका बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932। बहुत ही चिंदी सा ये एक्ट है, ज़्यादा एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता, फिर भी पढ़ के जरूर जाना, छोड़ना मत इसको, समझा। और ध्यान से बेटा, जिन बच्चों की लेक्चर आज मिस हो गई है या छूट गई, लेट आए, ये लेक्चर वीडियो अपलोड होगा बेटा यूट्यूब पे, मेरे ही नाम से सर्च करना, आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। जिनका छूट गया आज लेट आए और जिनको दोबारा देखना है, ये वीडियो अपलोड होगा, देख लेना वहाँ से, ठीक है।